इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में। और आज से हमारी मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के एग्ज़ाम नज़दीक हैं। इस वजह से जो मैनेजमेंट की सभी यूनिट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब आपको ऑनलाइन कराए जाएंगे। तो आपके पास में आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट के टाइप बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और तीसरा आपके पास में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये 3 टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो देखो, डेफिनेशन आप लोगों को रटना नहीं है। डेफिनेशन आपको एक इजी डेफिनेशन आप लोगों को लिखनी है यहाँ पे, जो कि आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकें। तो मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, मैनेजमेंट क्या होता है एक्चुअल के अंदर, ये एक वे है या एक तरह की आर्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। इट इज़ ए टाइप ऑफ एन आर्ट, इट इज़ ए टाइप ऑफ ए वे ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन गोल। कैसे? या तो खुद वर्क करके या लोगों के साथ वर्क करके किसी ऑर्गेनाइजेशन में खुद वर्क करें और लोगों के साथ वर्क करके किसी कॉमन गोल को प्राप्त करने का जो रास्ता है, जो कला है, वो मैनेजमेंट कहलाती है। हिंदी में ये है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट is an art of getting thing या गोल, यहाँ पे गोल भी लिख सकते हो आप, गेटिंग गोल डन थ्रू एंड विथ द पीपुल informally organized group, informally एक फॉर्मल जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है उसके अंदर किसी गोल को अचीव करने का एक कला है, एक आर्ट है, जिसमें गोल अचीव या तो खुद कार्य करके या लोगों से कार्य करके प्राप्त किया जाता है। देखो, मैनेजमेंट इधर देखेंगे, देखो होता क्या है। देखो, आप लोग एक कॉमन चीज़ समझेंगे। एक चीज़ होती है एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है मैनेजमेंट। दो चीज़ें होती है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? देखो, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, पॉलिसीज बनाता है। और मैनेजमेंट क्या करता है? इन पॉलिसी को, इन रिसोर्सेज को यूज करके किसी गोल को प्राप्त करवाता है, किसी गोल को या कोई कार्य करवाता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये पॉलिसी मेकर होता है, पॉलिसी बनाता है, रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं, एक चीज़ देखो, एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कोई मकान बनाना है, ध्यान से सुनेंगे। तो कोई मकान बनाना, तो ये उसका मालिक है, ये मकान का मालिक है, ये मकान का मालिक है। और किसी मकान को बनवाना है इस मालिक को, तो मकान मालिक क्या क्या देगा? एक तो रिसोर्सेज देगा, पैसे वगैरह जो भी है, ईंट वीट जो भी लानी है वो सब ये प्रोवाइड कराएगा। ईंट हुआ, सीमेंट हुआ,
ये सब प्रोवाइड कराएगा। और दूसरे क्या होंगे, कारीगर होंगे, कारीगर होंगे, मजदूर होंगे, कारीगर और मजदूर। ये क्या करेंगे, इन जो पैसे दिए हैं इनसे या ईंटों से और सीमेंट के द्वारा मकान को बनाएंगे। और कैसा बनाना है मकान, जैसा कि मालिक कहेगा। तो मालिक क्या करता है, एक तो मालिक पॉलिसी तैयार करेगा और रिसोर्सेज देगा उनको। एक कारीगर और ये मजदूर क्या करेंगे, यूज करके एक मकान बनाएंगे। क्या कराएंगे, कि मकान तैयार करेंगे, एक मकान तैयार करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मालिक था, जो रिसोर्सेज और पॉलिसी रिसोर्सेज दे रहा था और पॉलिसी बना रहा था, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। और जो इन पॉलिसीज को, इन रिसोर्सेज को यूज करके जो मकान बना रहे हैं, वो हो गया आपके पास में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट देखो, यहाँ पर कारीगर है और कारीगर के ऊपर भी क्या होता है, एक सुपरवाइजर होता है। तो तीनों लोग साथ में काम कर रहे हैं या सुपरवाइजर इन दोनों को काम करवा रहा है। तीन लोग साथ में काम कर रहे हैं या सुपरवाइजर क्या कर रहा है, दोनों को काम करवा के क्या बनवा रहा है, मकान। तो ये क्या होगा, जो मकान बनने की जो प्रोसेस हुई ना, ये एक तरीके का मैनेजमेंट है। तो ये एक तरह की आर्ट है, एक वे है, जिसके द्वारा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये तीन लोगों का ग्रुप है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज को यूज करके एक कॉमन गोल को अचीव करना। किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज को यूज करके किसी कॉमन गोल को अचीव करना मैनेजमेंट कहलाता है। उसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर क्या हो सकता है, या तो आप लोगों को काम करवाएंगे या लोगों के साथ काम करते हैं। क्यों, किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। वो क्या होता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट प्रोसेस है, इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। जबकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पॉलिसी मेकर प्रोसेस है, ये ऑर्डर देता है। क्या देता है, ये ऑर्डर, पॉलिसी मेकर प्रोसेस है। आगे बात समझ में। तो मैनेजमेंट इज ए वे, एक वे है, एक आर्ट है, जिसके द्वारा किसी ऑर्गेनाइजेशन में खुद और लोगों के साथ काम करके एक कॉमन गोल को अचीव किया जाता है, एक कॉमन गोल को अचीव किया जाता है। आगे बात समझ में। एक और डेफिनेशन देखेंगे, देखो एक और डेफिनेशन देखेंगे आप लोग यहाँ पे, एक अन्य डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग organization goal by working with the people and other organization resources। अदर ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज और लोगों के साथ काम करके किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक पहुंचना मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस of reaching organizational goal by working with, साथ में, and through, उनके द्वारा, थ्रू पीपुल एंड अदर रिसोर्सेज, जो पीपुल है और अदर रिसोर्सेज के साथ में काम करके किसी कॉमन गोल को प्राप्त करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को प्राप्त करना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, वो सेम चीज़ है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा, एक हॉस्पिटल आ जाएगा। जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कौन होगा, हॉस्पिटल होगा। जो हॉस्पिटल्स के गोल होंगे, तो उसमें क्या होगा, हॉस्पिटल के गोल को अचीव करने के लिए जो नर्स है और नर्स के साथ में या नर्स को काम करवा के एक कॉमन गोल को अचीव करना, वो क्या कहलाता है, आपके नर्सिंग मैनेजमेंट। क्लियर है। अ फंक्शन ऑफ द नर्सिंग मैनेजमेंट या फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट की बात करें, आपके पास नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट।
फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो अकॉर्डिंग टू टू साइंटिस्ट, मैनेजमेंट के फंक्शन हम दो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। एक तो आपके पास में देखो जो नेम चलता है यहाँ पर, एक तो हेनरी फायोल का चलता है, हेनरी फायोल, और एक लुथेर गुलिक, लुथेर गुलिक। इन दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़ेंगे, क्या क्या फंक्शन है। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग हेनरी फायोल के द्वारा कौन कौन से फंक्शन, जैसे कि हेनरी फायोल ने मेनली 5 फंक्शन दिए, जिनमें पहला है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फोरकास्ट करना। प्लानिंग, जो भी गोल अचीव करना है उसके लिए प्लानिंग करना। ऑर्गेनाइजिंग, जो भी डाटा है, जो भी रिसोर्सेज है, उनको एक जगह पर लाना, एक फ्लोर पे लाना, ऑर्गेनाइजिंग। कमांडिंग, कमांडिंग करना। और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। 4 है, देखो 1 2 3 4 हो गए, 5वां है आपके पास में जो हेनरी फाइल ने दिया था, वो था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो 5 फंक्शन दिए हेनरी फाइल ने मैनेजमेंट के। इसी तरीके से लुथेर गुलिक ने भी जो है आपके 6, कितने दिए, 6 फंक्शन, जिसको आप शॉर्ट में क्या लिखते हो, पोस्ट कॉर्ब, पोस्ट कॉर्ब, पोस्ट कॉर्ब। अब इसको फुल फॉर्म में देखें पोस्ट कॉर्ब को, तो क्या होता है, देखो पोस्ट कॉर्ब आपके पास में POSDCORB, पोस्ट कॉर्ब। P फॉर प्लानिंग, फर्स्ट फंक्शन। O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, COR फॉर controlling and coordinating, controlling and coordinating, और B फॉर बजटिंग। तो ये आपके पास में 1 2 3 4 5 6 फंक्शन दिए लुथेर गुलिक के द्वारा। जो लुथेर गुलिक था उसके बारे में ध्यान रखेंगे आप लोग। लुथेर गुलिक को फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है लुथेर गुलिक को। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन पढ़ेंगे डीपली, वो किसके पढ़ेंगे, लुथेर गुलिक के ना। तो 1 बाय 1 हम एक एक फंक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग, पहला फंक्शन प्लानिंग। देखो मैनेजमेंट प्लानिंग का पहला फंक्शन प्लानिंग है। प्लानिंग से क्या किया जाता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा गोल अचीव करना है, उस कब करना है, उस काम को कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है प्लानिंग में आती है। प्लानिंग जो है बेसिक और प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी नर्सिंग मैनेजमेंट का। प्लानिंग इज बेसिक एंड प्राइमरी फंक्शन बेसिक एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट।
नर्सिंग मैनेजर का प्राइमरी और बेसिक फंक्शन होता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, देखो इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव, जो भी उद्देश्य है उनको सेलेक्ट किया जाएगा। सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज बनाई जाएगी, पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज तैयार की जाएगी वो भी सब प्लानिंग में आती है। स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, कार्यक्रम को कैसे करना है, गोल को किस तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं, जो भी गोल आपके सामने है उसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं हम लोग, और प्रोग्राम बनाया जाएगा, प्रोग्राम। ये चारों चीज़ें इसके अंदर होती है, पॉलिसीज बनाना, स्ट्रेटजीज बनाना और प्रोग्राम बनाना, कि किस तरीके से हम लोग जो है किसी गोल को किस तरीके से हम लोग प्राप्त करेंगे, उसके लिए प्लानिंग की जाएगी। आखिर कौन सा गोल हम लोगों को अचीव करना है, उसके लिए किस किस तरीके के रिसोर्सेज हमें चाहिए, और किस तरीके से हम लोगों को आगे के जो है स्ट्रेटजी तैयार करनी है। तो ये सारी चीज़ें किस में हम लोग रखते हैं, प्लानिंग के अंदर। तो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है प्लानिंग करना। सेकेंड फंक्शन आपके पास में ऑर्गेनाइजिंग, सेकंड आपके पास में ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है जो भी डाटा, जो भी रिसोर्सेज, चाहे वो सोशल रिसोर्सेज हो, चाहे वो इनफॉर्मल रिसोर्सेज हो, चाहे वो आप ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, उनको एक अरेंजमेंट करना, उनको एक अरेंजमेंट में रखना, ऑर्गेनाइजिंग करना। इट इज प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फिजिकल रिसोर्सेज, इट इज डेवलपिंग ऑफ, या एक प्रोसेस ये है। देखो कहने का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, देखो देखो सबसे पहले मैनेजमेंट ध्यान रखेंगे। देखो चीज़ दिमाग में रखेंगे आप लोग, मैनेजमेंट आखिर क्यों पढ़ाया गया, इसलिए पढ़ाया कि जो भी गोल है उसको अचीव कर ले, हम लोग तरीके से उसको अचीव कर ले। जो उसका जो रास्ता है, उस गोल को अचीव करने का जो रास्ता है वो मैनेजमेंट है। पहली चीज़ आप लोगों ने देखा। दूसरी चीज़ आप लोगों ने फंक्शन की बात करी कि क्या क्या फंक्शन है आखिर मैनेजमेंट के, आखिर मैनेजमेंट से क्या क्या फंक्शन मिलते हैं। मैनेजमेंट से हमें पहला फंक्शन मिलता है कि ये जो गोल है इसको कैसे अचीव करेंगे, तो उसकी प्लानिंग कर सकते हैं हम उसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, कि इस गोल को कैसे अचीव करना है, इस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या प्रोग्राम हमें रखने पड़ेंगे। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को प्लानिंग करने के लिए मैनेजमेंट हमें प्लानिंग देता है। एक तरह से कोई भी मैनेजमेंट हो वो प्लान तैयार कर सकता है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो प्लान कौन तैयार करेगा। तो पहला फंक्शन होगा प्लानिंग। दूसरा आपके पास में ऑर्गेनाइजिंग, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा फंक्शन आपके पास में कौन सा है, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा, देखो इसके अंदर हम लोग डेवलप करेंगे, जैसे कि जो भी रिसोर्सेज हम लोगों को चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए, उन सब को हम डेवलप करेंगे। चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो इनफॉर्मल रिसोर्सेज हो, उन रिसोर्सेज को हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। और उन सबको एक जगह रखेंगे, उन सबको एक ग्रुप में रखेंगे। तो ग्रुप बनाने का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। द ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, द ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, द ग्रुप ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। और उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग। तो देखो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक बात देख लेंगे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है प्रोसेस टू फॉर्म, किसको बनाने के लिए, किसकी प्रोसेस, टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की एक प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये चीज़ समझ लीजिए।
ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का ग्रुप है जिनका गोल क्या हो? सेम गोल हो, सेम गोल हो ना। तो जिन लोगों का सेम गोल है उन सबको एक जगह इकट्ठा करना, वो भी क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजिंग। तो आप लोग ये समझ लिए तो अपनी भाषा में, लेकिन लिखेंगे क्या और क्या क्या चीज़ लिखेंगे देखो उसमें। ऑर्गेनाइजिंग इट इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फिजिकल रिसोर्सेज। किसको डेवलप करना? फिजिकल रिसोर्सेज को। इनफॉर्मल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एज पर प्लान। प्लान के अनुसार फिजिकल रिसोर्सेज को, इनफॉर्मल रिसोर्सेज को और ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है माइंड के अंदर? और इसके अंदर क्या क्या आते हैं देखो। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर वेरियस एक्टिविटीज आर कैरिड आउट एज टू आइडेंटिफाई वर्क एक्टिविटीज, प्रिपेयरिंग जॉब description and job responsibility, assigning and identifying the job rules and developing rationales to organize those activities। तो ये सब किस में आता है? ऑर्गेनाइजिंग में आता है। जैसे कि फिजिकल रिसोर्सेज आप कहाँ से लोगे? आप लोग परचेज करोगे। आई बात समझ में? इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज कहाँ से लोगे? इस गोल को प्राप्त करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ से? बुक्स हुई, जनरल्स हुई, कोई एक्सपीरियंस पर्सन हुआ, उससे हमें जो भी गोल हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होगा? स्टाफ आएगा, काम करने के लिए स्टाफ। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जॉब निकालनी पड़ेगी, जॉब डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? आपकी ऑर्गेनाइजिंग में आएगी, है ना। तो दूसरा जो फंक्शन है आपके मैनेजमेंट का वो है ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा फंक्शन है स्टाफिंग। हम लोग लुथिर गुलिक के द्वारा दिए गए फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो पी हो गया, ओ हो गया, अब एस, स्टाफिंग। स्टाफिंग स्टाफिंग में क्या होता है? स्टाफ अकॉर्डिंग टू आपका गोल क्या है, उस गोल के अकॉर्डिंग जो है स्टाफ की रिक्रूटमेंट करना। इट इन्वॉल्व प्लानिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग पर्सनल। इसके अंदर क्या होता है देखो, स्टाफिंग के अंदर स्टाफ रिक्रूटमेंट किया जाता है। स्टाफ रिक्रूटमेंट किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू गोल। अकॉर्डिंग टू गोल हम लोग स्टाफ, जो मैनेजमेंट होता है स्टाफ को रिक्रूटमेंट करता है। और स्टाफ को रिक्रूटमेंट करने के लिए जो स्टाफिंग जो फंक्शन है उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? इट इंक्लूड या इन्वॉल्व सिलेक्शन हो गया, उनका सिलेक्शन करेगा, उनको ओरिएंटेशन करवाएगा, उनको ट्रेनिंग करवाएगा। इसी के अंदर आता है स्टाफिंग के अंदर ट्रेनिंग करवाना और उनका अप्रेजिंग करना कि कितना वो काम कर रहे हैं, कितना सीखे हैं वो लोग, है ना। तो ये सब किस में आता है आपके पास में? स्टाफिंग के अंदर। सिलेक्शन करना, सिलेक्शन किसके द्वारा करेंगे? दो तरीके से आप लोग सिलेक्शन कर सकते हो। एक तो आप लोग इंटरव्यू के द्वारा, इंटरव्यू मेथड के द्वारा।
एक आप लोग एग्ज़ाम के द्वारा सिलेक्शन कर सकते हो। ओरिएंटेशन, जो भी कार्य है उसके बारे में बताना। ट्रेनिंग, उस काम के बारे में हम लोगों को, हमें जो स्टाफ को ट्रेनिंग देना उसको स्किल्ड करना। एप्रेजिंग, एप्रेजिंग का मतलब जो भी हमने स्टाफ को ट्रेनिंग दी है, जो भी कार्य वो कर रहा है वो सही तरीके से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसकी रिपोर्ट तैयार करना। ये सब किस में आता है? आपके स्टाफिंग के अंदर। तो मैनेजमेंट का एक कार्य क्या हो गया आपके पास में? स्टाफिंग। तो POS हो गया। D, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में क्या होता है? देखो, डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक कार्य है, ये भी है डायरेक्टिंग करना। डायरेक्टिंग का मतलब है प्रोवाइड डायरेक्शन। प्रोवाइड डायरेक्शन, कि जो गोल दिया गया है, ये वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स हैं मान लो सारे के सारे। अब इन वर्कर को या इस स्टाफ का रिक्रूटमेंट तो कर लिया आपने, ओरिएंटेशन करवा ली, ट्रेनिंग करवा ली। अब इसको डायरेक्शन देने के लिए एक डायरेक्टर होगा, ये डायरेक्टर है, इन सबको डायरेक्टिंग करेगा, डायरेक्शन देगा। क्या डायरेक्शन देगा इन सबको? ये डायरेक्शन देगा कि ये जो गोल है ये हाउ टू अचीव, किस तरीके से अचीव किया जाएगा, किस तरीके से इस गोल को अचीव किया जाएगा। तो डायरेक्टर क्या करेगा? डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। और जो डायरेक्टर होगा वो लीडरशिप क्वालिटी वाला होना चाहिए। ये एक तरह का लीडरशिप फंक्शन है। जो डायरेक्टिंग है कैसा फंक्शन है? लीडरशिप फंक्शन। एक लीडरशिप फंक्शन है ये डायरेक्टिंग। इसमें जो है जो वर्कर्स होते हैं इनको डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है, किस तरीके से जो है हमें, किस तरीके से हम लोगों को ये गोल जो है अचीव करना है। अब ये जो लीडरशिप या जो डायरेक्टर होता है कोई भी हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकती है, आपका जो है कोई वार्ड नर्सेज, एक्सपीरियंस होल्डर वार्ड नर्सेज हो सकती है, जो कि आपको डायरेक्शन करेगी कि किस तरीके से आप जो है इस कार्य को या इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आपको बात समझ में डायरेक्शन का। उसके बाद में POS, पोस, D, पोस्ड, कोर्ब। अब है अगला आपके पास में कोर्ब। कोर्ब का COR मतलब आपके पास में COR से क्या था? कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। दो वर्ड है यहाँ पे। अब देखो कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग क्या होगा। देखो तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोलिंग की। आखिर कंट्रोलिंग क्या होता है? देखो कंट्रोलिंग, तो मैनेजमेंट का एक काम ये भी है कंट्रोलिंग करना। किसको कंट्रोल करना? देखो कंट्रोलिंग का मतलब है इट इज मेजरिंग द, करेक्टिंग द परफॉर्मेंस और द एक्टिविटीज ऑफ स्टाफ एज पर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। For this standard are determined actual performance is measured. Comparing the actual performance with standard of performance and taking an appropriate corrective action. This is also called system measurement. उसको सिस्टम मेजरमेंट भी कहते हैं। सिस्टम मेजरमेंट भी हम लोग इसको कहते हैं। देखो इसमें होता क्या है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ऐसा कुछ है नहीं इतना हार्ड। कंट्रोलिंग में क्या होता है, जैसे कि मान के चलो ये स्टाफ है, कोई भी स्टाफ है, इस स्टाफ की परफॉर्मेंस को मेजर करना, परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करना, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। और इस परफॉर्मेंस जो मेजरमेंट की है इसको कंपेयर करना। किससे कंपेयर करना? कंपेयर टू किससे? जो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो आप चाहते थे कि क्या क्या परफॉर्मेंस हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस से उससे कंपेयर करेंगे। और आप कंपेयर करके ये देखेंगे कि जो परफॉर्मेंस आप उस स्टाफ से चाहते थे, उस स्टाफ से आपने जो परफॉर्मेंस चाहते थे वो आपको मिली है या नहीं मिली इस स्टाफ से। और अगर बराबर मिली है तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसकी अगर परफॉर्मेंस कम है
परफॉर्मेंस मान के चलो कम है तो एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेना, एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू रूल, एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेना। ये सारी चीज़ किस में आती है? कंट्रोलिंग में। तो एक कार्य ये भी है मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग, कि स्टाफ जो काम कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको मेजरमेंट करना, और अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो उसको लिए जो है एक्शन लेना। उसके बाद आपके पास में नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग, इसी का पार्ट है कंट्रोलिंग का, कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि गोल को अचीव करने के लिए, अब आपने देखो जैसे कि मान के चलो ये सुपरवाइजर है और ये इसके स्टाफ है। अब उसने सुपरवाइजर ने डायरेक्शन तो दे दी इनको, सबको बोल दिया कि तुम लोगों को इस गोल को अचीव करना है, कोई भी काम है मान के चलो इस गोल को अचीव करना है। अब ये परेशान हो रहे हैं चारों के चारों, गोल अचीव नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में सुपरवाइजर क्या करेगी, सुपरवाइजर और अदर स्टाफ भी इनको कोऑर्डिनेशन करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, इनकी हेल्प करेगा गोल को अचीव कराने के लिए। तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन। इट इज कंसिडरेशन एज वन ऑफ द मैनेजरल फंक्शन, इवन द फंक्शन ऑफ द मैनेजर, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड टू सम इट इज वाइटल फेज ऑफ कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन जो होता है वाइटल फेज होता है कंट्रोलिंग का, वाइटल फेज। ऐसा ना हो कि परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा हो कि हाँ परफॉर्म कम कर रहा है, कम कर रहा है, और आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे बिल्कुल भी, आपको हेल्प भी करना है। यही मैनेजमेंट हम लोगों को सिखाता है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि किसी गोल को अचीव करने के लिए जो है कोऑर्डिनेट करना स्टाफ को। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास में बजटिंग, बजटिंग बजटिंग का मतलब होगा कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का जो है बजट तैयार करना, स्पेसिफिक टाइम पीरियड का, पीरियड के लिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक दिए गए टाइम पीरियड में क्या क्या किस तरीके से कितने रुपए का काम करना है, वो सारा किस में आता है? आपके बजट में आता है। तो ये बजट भी कौन तैयार कराता है? मैनेजमेंट। कौन तैयार कराता है? मैनेजमेंट। तो बजटिंग इज द आल्सो वर्क ऑफ मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है माइंड के अंदर? तो ये आपके पास में देखो सबसे पहले क्या हुआ, डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी, उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा? फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट की। नेक्स्ट आपके पास में, तो प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट को ध्यान से सुनेंगे, फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता भी है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहने का मतलब ये, देखो आपको देखने बात बता दें कि एक मैनेजर थे, एक साइंटिस्ट थे मैनेजमेंट के, जिनका नाम था हेनरी फायोल। हेनरी फायोल, उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए, 14 प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के। क्यों दिए? किसी भी मैनेजमेंट को सक्सेस होने के लिए, किसी भी मैनेजमेंट को सक्सेस होने के लिए इन 14 प्रिंसिपल की ज़रूरत है। अगर कोई भी मैनेजमेंट अगर सक्सेस होना चाहिए या होना चाहता है तो इनको इन 14 प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, तब वो एक पावरफुल मैनेजमेंट कहलाएगा। अगर कोई भी मैनेजमेंट इन 14 प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो मैनेजमेंट सक्सेस नहीं होगा। तो हेनरी फाइव ने यही कहा, किसी भी मैनेजमेंट को सक्सेस होने के लिए 14 प्रिंसिपल्स ज़रूरी है। और उन 14 प्रिंसिपल में कौन कौन से देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आपके पास में देखो हम उन 14 प्रिंसिपल के नाम लिखते हैं। तो अब हम 14 प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। देखो कि कौन कौन से 14 प्रिंसिपल है जिनको किसी भी मैनेजमेंट को अगर सक्सेस होना है तो उनको फॉलो करना पड़ेगा।
अगर उनको फॉलो नहीं कर पा रहा तो वो मैनेजमेंट सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से देखते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 14 में सबसे पहले आपके पास में डिवीजन ऑफ वर्क याद रखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड आपके पास में ऑथोरिटी। थर्ड आपके पास में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन। चौथा आपके पास में यूनिटी ऑफ कमांड। पांचवा आपके पास में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। छठा आपके पास में इंटरेस्ट। सातवां आपके पास में रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन। आठवां आपके पास में सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन। नौवां आपके पास में स्कॉलर चेन। दसवां आपके पास में ऑर्डर। ऑर्डर। और 11वां आपके पास में इक्विटी। 12वां आपके पास में स्टेबिलिटी। 13वां आपके पास में इनिशिएटिव। और 14वां आपके पास में एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रिंसिपल की, डिवीजन ऑफ वर्क की। डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखो ये क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहली चीज, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों को पता है कि मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को खुद काम करना, लोगों के साथ काम करके उसको अचीव करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान के चलो अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है स्टाफ जो है रिक्रूटमेंट कर लिया है बहुत सारा। अब इस स्टाफ को ऐसे नहीं बोलेंगे जाओ तुम लोग काम करो, नहीं। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि किसी भी एम्प्लॉय को वही काम असाइंड करना जिसकी उसने ट्रेनिंग की है, या फिर जिसको उसका स्पेशलाइजेशन है, या फिर जिसमें उसका एक्सपीरियंस है। कोई अगर आईसीयू में काम करने वाला है, आईसीयू का एक्सपीरियंस है, तो उसको आईसीयू का काम असाइंड करना चाहिए। कोई मान के चलो ओटी वाला है तो उसको ओटी का काम ही असाइंड करना चाहिए। कोई पीडियाट्रिक वाला है तो उसको पीडियाट्रिक का काम ही असाइंड करना चाहिए। कोई सफाई वाला है तो उसको सफाई का काम ही असाइंड करना चाहिए। कोई अगर मान के चलो एमटीएस है तो उसको एमटीएस का काम असाइंड करना चाहिए। अगर आप किसी स्वीपर को दूसरा काम असाइंड कर दोगे तो वो उस काम को नहीं कर पाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क, दिस प्रिंसिपल
दिस प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है, इम्प्लीज डेट, यह बताता है, इम्प्लीज डेट एवरी एम्प्लॉय, क्या बताता है कि एवरी एम्प्लॉय शुड बी assigned only one type of वर्क, जिसमें वर्क कैसा वर्क, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, प्रोफेशन एंड एक्सपर्टाइजेशन, उसका जिसमें एक्सपीरियंस है, जिसमें वो एक्सपर्ट है और जिसमें उसका प्रोफेशन है, वही काम उसको देना चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड प्रिंसिपल की बात करते हैं हम लोग, आपके पास में ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीजन ऑफ वर्क के बाद में ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ऑथोरिटी क्या होता है, देखो, एक तो वर्ड आ रहा है ऑथोरिटी, एक आ रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों अलग अलग वर्ड है। ऑथोरिटी का मतलब है अपने सुपीरियर के द्वारा कोई भी ऑर्डर दिया गया, उस ऑर्डर को ऑथोरिटी कहते हैं। क्लियर? कोई भी ऑर्डर दिया गया है सुपीरियर के द्वारा किसी सबऑर्डिनेट को, कोई सुपीरियर है उसके द्वारा ऑर्डर दिया गया किसको, सबऑर्डिनेट को, उसके नीचे जो काम कर रहा है उसको कोई ऑर्डर दिया गया, उसको हम कहेंगे ऑथोरिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन फॉर परफॉर्मेंस, कि वो अपनी परफॉर्मेंस के प्रति कितना कर्तव्यनिष्ठ है। ऑब्लिगेशन का मतलब कर्तव्यनिष्ठ। द ऑब्लिगेशन फॉर परफॉर्मेंस। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन फॉर परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस के लिए वो कितना कर्तव्यनिष्ठ है, किस तरीके से वो काम कर रहा है ना। तो द प्रिंसिपल सजेस्ट दैट देयर मस्ट बी पेरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर को एग्जिस्टेंट एंड गो टुगेदर एंड आर टू साइड्स ऑफ द सेम कोइन। ध्यान रखना, जो ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मान के चलो किसी सुपीरियर ने किसी सब ऑर्डिनेट को ऑर्डर दे दिया मान के कि तुम्हें इस तरीके का ये काम करना है, लेकिन वो जो सब ऑर्डिनेट है वो अपनी परफॉर्मेंस के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, ऑब्लिगेटिव नहीं है, तो किस तरीके से गोल अचीव होगा। तो ये क्या है, देखो, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही कोइन के दोनों तरफ के पार्ट हैं। एक तरफ अगर ऑथोरिटी लिखा है, ऑथोरिटी एक सिक्के के, तो दूसरी तरफ लिखा है रेस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बात समझ में, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ऑथोरिटी का मतलब कोई ऑर्डर तो मिल गया, अब उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर ऑब्लिगेशन होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, तब जाके वो ऑर्डर को क्या करेगा, फॉलो करेगा। नहीं तो अगर ऑथोरिटी जो है मतलब ऑर्डर देते रहो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो किस तरीके से फॉलो करेगा और मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन 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 का मतलब है कि इट रेफर टू गेटिंग obedience to the rules and regulation of the organization, proper conduct in
रिलेशन टू अदर, रेस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी और फॉर सुपीरियर। डिसिप्लिन का मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो समझेंगे इसको, रट रट के नहीं लिखेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूल्स को फॉलो करना, किसी भी कार्य को, किसी भी कार्य को एक प्रॉपर मैनर में, कोई भी काम कर रहा है उसको प्रॉपर मैनर में करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करना डिसिप्लिन कहलाता है। इसमें क्या क्या चीज़ आती है देखो, डिसिप्लिन इंक्लूड फॉलो रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉलो पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब काम करना, किसी भी ऑर्डर को फॉलो करना, ओबीडियंस टू अथॉरिटी, जो ऑर्डर दिया गया है उसको फॉलो करना, ये भी आपके पास में डिसिप्लिन में आता है। रेस्पेक्ट ऑफ सुपीरियर, जो सीनियर है उसकी रिस्पेक्ट करना, ये भी किस में आता है, डिसिप्लिन के अंदर। तो हमारे पास ये डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसका मैनेजमेंट क्या होगा, फेल। तो एक प्रिंसिपल कौन सा है, डिसिप्लिन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपके पास में यूनिटी ऑफ कमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनिटी ऑफ कमांड भी, कभी कभी शॉर्ट नोट भी पूछ लेते हैं इस पर। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है, ध्यान से सुनेंगे, जैसे कि मान के चलो ये एक स्टाफ है, सब ऑर्डिनेट स्टाफ, जैसे कि मान के चलो ये कोई नर्स ही है। अब यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होगा, कमांड का मतलब यहाँ पे ऑर्डर से है, ऑर्डर, कमांड देने का मतलब ऑर्डर देना। अब मान के चलो इस नर्स को एएनएस भी जो है ऑर्डर दे रहा है, डीएनएस भी ऑर्डर दे रहा है, एएनएस भी ऑर्डर दे रहा है और इंचार्ज भी ऑर्डर दे रहा है। तो जब ऑर्डर बहुत सारी जगह से आ रहा है तो ये क्या होगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कंफ्यूज्ड, और जो गोल ये अचीव करना चाह रहा है वो गोल अचीव नहीं कर पाएगा। तो मैनेजमेंट ने क्या कहा, मैनेजमेंट ने कहा कि किसी एक पर्सन को या किसी एक एम्प्लॉय को, किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्डर केवल एक ही साइड से दे मिले, ऑर्डर जो है एक ही पर्सन दे, जिससे कि उस ऑर्डर को बेटर फॉलो कर सके। और जब ऑर्डर जो है एक ही पर्सन से मिलता है, एक अपने सुपरवाइजर से मिलता है ऑर्डर, तो वो यूनिक ऑर्डर कहलाता है। यूनिक ऑर्डर मतलब एक सिंगल ऑर्डर मिल रहा है, और इसी को जब ऑर्डर जो है एक सिंगल पर्सन से किसी एम्प्लॉय को मिलता है तो बेटर काम करेगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा, और इसी चीज़ को बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है ऑर्डर जो है एक ही पर्सन से मिलना, एक ही अपने सुपरवाइजर से या सुपीरियर से मिलना, इससे क्या होता है, बेटर परफॉर्मेंस होती है किसी भी एम्प्लॉय की। लिखेंगे क्या आप लोग, देखो ये चीज़ तो समझ तो गए आप लोग, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब लिखेंगे एवरी सबऑर्डिनेट मस्ट रिसीव, ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, एवरी सब ऑर्डिनेट मस्ट रिसीव orders and instruction orders and instruction कहाँ से रिसीव करना चाहिए, मस्ट रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम या बाई ओनली वन, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, एक ही सुपीरियर के द्वारा ऑर्डर रिसीव करें, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग,
यूनिटी ऑफ कमांड, दिस विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, और ये चीज़ जो है इम्प्रूव करेगी परफॉर्मेंस, दिस इज इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। और अगर सारे ऑर्डर देने लगे तो ऑर्डर का क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। ये चीज़ जो आप लोग लिख सकते हो, अगर ऑल सुपीरियर इंस्ट्रक्ट या ऑर्डर दे तो ऑर्डर का क्या, एक ओवरलैपिंग हो जाएगा और वो पूरे ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा एम्प्लॉय, और वो उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक ही सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को कमांड मिलना या ऑर्डर मिलना, यूनिटी ऑफ कमांड कहलाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपके पास में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सेम टू सेम उसकी तरह ही है, यूनिटी ऑफ कमांड की तरह। वहाँ पर तो क्या था, कमांड लिखा हुआ था, कमांड का मतलब ऑर्डर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डायरेक्शन। तो देख कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान के चलो ये किसी हॉस्पिटल्स के नर्सेज स्टाफ है, अब देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को समझाता हूँ मैं आप लोग को। ये किसी हॉस्पिटल के नर्सेज हैं, अब इनको आज मान के चलो एमएस का राउंड हुआ और एमएस ने कहा कि आपको इस तरीके से काम करना है, वो डायरेक्शन दे गया। दूसरे दिन मान के चलो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आया, उनको बोला कि इस तरीके से आपको कार्य करना है, वो भी डायरेक्शन दे के चला गया। तीसरे दिन मान के चलो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आया और उनके बोल के चला गया कि आपको इस तरीके से कार्य करना है। तो अलग अलग लोग डायरेक्शन दे रहे हैं, अलग अलग लोग इसको डायरेक्शन दे रहे हैं, तो ये क्या होंगे, नर्सिंग स्टाफ जो है कन्फ्यूज हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे, और इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब सारी जगह से डायरेक्शन मिलेगी तो जो एम्प्लॉय है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इससे बेटर क्या है, देखो मैनेजमेंट ये सिखाता है कि एम्प्लॉय को जो डायरेक्शन मिले केवल एक और एक डायरेक्टर के द्वारा मिले, एक ही डायरेक्टर हो, वो सबको डायरेक्शन दे कि किस तरीके से आपको जो है गोल अचीव करना है, किस तरीके से आपको जो है काम करना है, किस तरीके से गोल को अचीव करना है, किस तरीके से आप लोगों को काम करना है। एक आदमी डायरेक्शन दे, एक ही डायरेक्टर हो, चाहे वो उसका सुपरवाइजर हो चाहे वो उसका सीनियर हो। और जब डायरेक्शन एक ही जो है डायरेक्टर के द्वारा मिलती है सभी एम्प्लॉय को, तो उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्यों ज़रूरी है, इट इम्प्रूव करती है, इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी। दूसरी चीज़, इट इज़ हेल्प इन अचीविंग गोल, गोल को अचीव करने में मदद करेगी। एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी, एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड हेल्दी एनवायरनमेंट टू एम्प्लॉय। तो समझ में आ गई कि एक हेड हो वो डायरेक्शन दे, बस। आप इसको बहुत वाइडली लिख सकते हो, पहले तो बता सकते हो कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, कि एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है और इसके मतलब ये है, इट मीन्स द डायरेक्शन इज प्रोवाइड ओनली बाय वन डायरेक्टर and one director provide better direction and it help to improve performance of employees। और आगे ये लिख सकते हैं, if direction is provided by more than one director the employees may confused and his performance activity decreased। या वो जो है कंफ्यूज हो जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जब एक व्यक्ति से डायरेक्शन दी जा रही है उसको बोलेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट आपके पास में है रेम्यूनरेशन, नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, ये जो इसका जो रिलेशन है किससे, सैलरी से। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का जो संबंध है वो पेमेंट से है। पेमेंट मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के अकॉर्डिंग
प्रत्येक एवरी एम्प्लॉय एम्प्लॉय एवरी एम्प्लॉय मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू वर्क या परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिलना ज़रूरी है। अगर उसकी परफॉर्मेंस बेटर है तो उसको रिवार्ड मिलना भी ज़रूरी है। रिवार्ड इज़ द आल्सो पार्ट ऑफ रिम्यूनरेशन का पार्ट है। अगर उसको रिवार्ड दिया जाएगा तो होगा क्या, दो जो एम्प्लॉय होंगे उनके बीच में क्या होगा, एक कंपैरिजन होगा, कंपटीशन होगा एक। और जब अगली बार जो क्या होगा कि जैसे इस बार ए को रिवार्ड मिला तो अगली बार बी सोचेगा कि मुझे भी रिवार्ड मिले, और बी क्या होगा, बेटर परफॉर्मेंस देगा रिवार्ड को प्राप्त करने के लिए। या इसके अंदर आप लोग रख सकते हो प्रमोशन भी रख सकते हो। प्रमोशन रिम्यूनरेशन प्रमोशन पे का मतलब अगर जो जितना काम कर रहा है और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको इनाम के रूप में कुछ ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, जिससे क्या हो, कंपटीशन पैदा हो जाएगा एम्प्लॉयज़ के बीच में। और हर एम्प्लॉय यही चाहेगा कि रिवार्ड मुझे मिले और एक बेटर परफॉर्मेंस देंगे एम्प्लॉय, तो इसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। क्लियर है। सेंट्रलाइजेशन को समझने से पहले हम लोग स्कॉलर चेन समझेंगे। स्कॉलर चेन जो प्रिंसिपल है आपके, नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्कॉलर चेन। ये ध्यान रखेंगे। स्कॉलर चेन का मतलब है एक चेन होती है सुपीरियर से लेके लोवेस्ट रैंक तक। जैसे कि एक चेन होती है जिसमें सबसे ऊपर क्या होता है, सुपीरियर है, मान के चलो सुपीरियर रेंज से लेकर सुपीरियर ऊपर का अधिकारी है, उससे लेकर लोवेस्ट रेंज तक की एक चेन होती है। अब मान के जो सुपीरियर रेंज वाला कोई भी अगर मान के पॉलिसी बना रहा है, कोई भी रूल बना रहा है या कोई भी ऑर्डर दे रहा है, तो वो कहाँ पर आना चाहिए। एग्जाम्पल लेके देते हैं, इस सुपीरियर के नीचे वाले के पास आना चाहिए, नीचे वाला उसके नीचे वाले को देगा, उसका नीचे वाला उसके नीचे वाले को देगा। तो एक चेन बन रही है ऑर्डर की। इट इज़ द चेन ऑफ ऑर्डर, इट इज़ द चेन ऑफ कमांड या ऑर्डर, चेन ऑफ कमांड। जैसे कोई भी रूल निकला, कोई भी ऑर्डर आया, तो हॉस्पिटल की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी चीज़ हम लोग कहाँ पे काम करते हैं, नर्सेज हॉस्पिटल के अंदर। मान के चलो कोई भी एक ऑर्डर आया CMS, CMS से MS, MS से NS आएगा, NS से DNS, DNS से ANS, ANS से वार्ड इंचार्ज, और वार्ड इंचार्ज से आएगा आपके नर्स को। तो ये जो ऑर्डर की एक चेन बन रही है, ये जो चेन बन रही है एक पूरी, इस चेन को बोलते हैं हम लोग स्कॉलर चेन। और स्कॉलर चेन बहुत ज़रूरी है। अगर मान के चलो स्कॉलर चेन ना हो कि यहाँ से कोई ऑर्डर आया, मान के चलो वो ऑर्डर आया तो डायरेक्ट CMS ने जो है नर्सेज को दिया हमारे, तो बीच वाले लोगों को उस ऑर्डर के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर क्या है, क्या चीज़ है, किस तरीके से करना है। या फिर कहीं से भी ये ऑर्डर आया मान के चलो, और ये ऑर्डर डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचा दिया गया, तो बीच वाले लोगों को कुछ भी पता नहीं है। तो हमेशा कोई भी ऑर्डर हो या कोई भी कमांडिंग हो तो एक पूरे चेन के थ्रू वो नीचे तक पहुँचे, तो इसी को हम बोलते हैं स्कॉलर चेन। नेक्स्ट आपके पास में सेंट्रलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये समझ गए स्कॉलर चेन, तो सेंट्रलाइजेशन आप लोग समझ जाओगे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो सेंट्रलाइजेशन 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 का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि जो डिसीजन का जो पावर हो, डिसीजन पावर, डिसीजन पावर ही बोल सकते हैं, या पॉलिसी मेकिंग पावर, पॉलिसी मेकिंग पावर, वो एक टॉप लेवल अथॉरिटी के पास हो। हर बंदे के पास अगर डिसीजन का पावर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने पावर का जो है गलत इस्तेमाल कर सकता है, या फिर जो एम्प्लॉई है उसके लिए अलग अलग डिसीजन हो सकते हैं। अब जैसे कि CMS है, MS है, NS है, ये पूरी स्कॉलर चेन बना देता हूँ मैं। DNS है, ANS है, और वार्ड इंचार्ज है,
और ये स्टाफ मान के नर्स है। अब इस नर्स का कोई भी डिसीजन लेना हो, पेमेंट का डिसीजन हुआ, इसके प्रमोशन का डिसीजन हुआ, इसके ऊपर किसी एक्शन का डिसीजन हुआ, वो सारा एक ऊपर टॉप वाले पे हो, इस टॉप वाले अथॉरिटी पे, या तो टॉप CMS पे, या फिर जो नर्सेज का टॉप होता है वो NS नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इसके पास होगा। तो जब टॉप लेवल के पास में सारे डिसीजन के पावर होते हैं तो उसी को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और इसी का उल्टा होता है, देखो ये तो क्वालिटी होती है एक मैनेजमेंट की, अगर सेंट्रलाइजेशन है तो मैनेजमेंट बेटर है। इसी का उल्टा होता है, सबके पास में थोड़ा थोड़ा पावर दे दिया गया तो वो हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो गलत है, वो बेटर मैनेजमेंट में नहीं आता। नेक्स्ट आपके पास में ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर अलग चीज़ है, ऑर्डर अलग चीज़ है। ऑर्डर का मतलब व्यवस्थित करना। ऑर्डर ऑर्डर प्रिंसिपल, नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके पास जो भी सोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन सोर्सेज हो, चाहे फिजिकल सोर्सेज हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो, इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में। तो ऑर्डर का मतलब है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ जो भी सोर्सेज है आपके पास में, जो भी सोर्सेज आप लोगों ने लिए हैं गोल को अचीव करने, चाहे फिजिकल सोर्सेज हो, फिजिकल सोर्सेज हो कि जिस मशीन की जहाँ पर ज़रूरत है उसको वहाँ पर भेजा जाए, जिस वार्ड की ज़रूरत है उसको वहाँ पर भेजा जाए, वो बेटर अरेंजमेंट होगा, उसको ऑर्डर कहते हैं। फिजिकल सोर्सेज हो उनको सही तरीके से जमाना, अरेंजमेंट करना। या फिर आपके पास में ह्यूमन रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज किसी वार्ड के अंदर तो खूब सारे स्टाफ है, किसी वार्ड में कम है, तो बेटर मैनेजमेंट नहीं है। उनको इस तरीके से ऑर्डर करना कि जिस वार्ड में जितना स्टाफ है उस हिसाब से उसको अरेंज करना। फिजिकल सोर्सेज हो गया, ह्यूमन सोर्सेज हो, रिसोर्सेज हो गया, या इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हो गया। तो इनको किस तरीके से अरेंजमेंट किया जाए, वो जो अरेंजमेंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर। एक ऑर्डर में जमाना, एक सिस्टमेटिकली मैटर को एक सिस्टमेटिक तरीके से जमाना, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ, डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसके अंदर कि ऑर्डर का मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल सोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। जो भी चीज़ें आपको गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी है, उन सभी चीज़ों को, जो भी चीज़ें आपके गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी है, उन सबको एक सीक्वेंस में जमाना, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना ऑर्डर कहलाता है। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में इक्विटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मैनेजमेंट को सक्सेस बनाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए इक्विटी बहुत जरूरी है। इक्विटी का मतलब होता है सब में समानता हो, जो भी स्टाफ है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उन सब के साथ में न्याय हो, जस्टिस हो, उन सब में इक्विलिटी हो। इक्विलिटी का मतलब है कि किसी स्टाफ को अगर 5 ऑफ मिल रहे हैं तो सभी को 5 ऑफ दिए जाएं, सभी को छुट्टी की इक्विलिटी हो, उसके वर्किंग आवर्स की इक्विलिटी हो, उसके एनवायरनमेंट की इक्विलिटी हो। तो हमेशा ये बात ध्यान रखें कि इक्विलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर इक्विलिटी नहीं होगी, आप स्टाफ के अंदर पार्शलिटी रखेंगे, पार्शलिटी रखेंगे तो स्टाफ में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, और जो तो आपकी टीम है, वो टीम जो साथ में काम कर रही थी वो टीम टूट जाएगी, टीम टूट जाएगी। और जब टीम टूट जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन भी टूट जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि टीम होती है पूरे, जो कि किसी एक कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए काम करती है। और अगर इक्विटी नहीं होगी, अगर पार्शलिटी करेंगे, अगर कहीं पर भी अगर किसी एम्प्लॉय के साथ में पार्शलिटी होगी तो वो बेटर मैनेजमेंट नहीं है, वो सक्सेसफुल मैनेजमेंट में नहीं आएगा। क्लियर है माइंड के अंदर? इम्पार्शियल हो, सबको बराबर का हक मिले, सबके लिए काइंडनेस हो, दयालुपन सबके लिए हो, सभी स्टाफ के लिए, रूढ़ी ना हो, जो भी आपका सबऑर्डिनेट सुपीरियर है या जो भी आपका टॉप लेवल पे अथॉरिटी है वो रूढ़ी ना हो, सबके लिए काइंडनेस हो, जस्टिफाई हो करने वाला हो, इक्वलिटी रखने वाला हो, पार्शलिटी ना करे।
और सभी के लिए फेयर हो। जब ये सारे के सारी चीज़ें होगी, किसी मैनेजमेंट में फेयर होगा, बिल्कुल साफ, जस्टिफाइड वाला होगा, इक्वलिटी वाला होगा, पार्शलिटी नहीं करेगा, काइंडनेस रखेगा, तो ये क्या करेगा, इंप्रूव करेगा एक टीम वर्किंग को। इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और जो गोल अचीव करना चाह रहे हैं उस गोल को अचीव करने की जो पॉसिबिलिटीज होगी वो बढ़ जाएगी जब इक्वलिटी आएगी तो। और अगर पार्शलिटी होगी तो पार्शलिटी होने की वजह से जो एम्प्लॉय है वो कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा, और कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं इक्विलिटी या इक्विटी, है ना। ध्यान रखेंगे, इक्विटी जो वर्ड बनाए इक्विलिटी से बनाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपके पास में इनिशिएटिव। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है, देखो, किसी भी एम्प्लॉय का, कोई भी एम्प्लॉय है अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो उसको ये फ्रीडम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। उसको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो गोल को अचीव करने के लिए, फॉर अचीविंग गोल को अचीव करने के लिए कोई भी न्यू चीज़ इनिशिएट कर सकता है जो कि इस गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करे। इनिशिएट कर सकता है, इनिशिएट न्यू समथिंग न्यू, या क्रिएट समथिंग न्यू, कोई नई चीज़ ये इनिशिएट कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हॉस्पिटल की बात करते हैं, हम लोग नर्स है तो हॉस्पिटल की बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हॉस्पिटल है। अब उस नर्स को डायरेक्ट कर दिया गया कि तुम्हें पेशेंट केयर करनी है, तो उसकी ड्यूटी है पेशेंट केयर करना। तो अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशन के अंदर वो पेशेंट केयर को करने के लिए कोई नई चीज़ खोज दे, किसी नई चीज़ का इनिशिएटिव करना चाहती है, तो इसके लिए फ्रीडम हो। और जब इनिशिएटिव होगा उससे नई नई चीज़ों की जो है डिस्कवरी होगी, डिस्कवर समथिंग न्यू। और जब नई चीज़ों की डिस्कवरी होगी तो इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो उसके बारे में, इनिशिएटिव के बारे में, कि किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए जो एम्प्लॉय है वो फ्रीडम होना चाहिए। और जब नई चीज़ की शुरुआत करेगा तो उससे क्या, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी और हमें नई नई चीज़ें भी जो है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें हेल्प भी प्राप्त होगी। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नेक्स्ट आपके पास में स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है, देखो, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है फ्रीक्वेंट टू स्टॉप फ्रीक्वेंट चेंज जॉब पोजीशन ऑफ एम्प्लॉय, कि कोई भी जो एम्प्लॉय है बार बार अपनी जॉब पोजीशन को चेंज ना करे, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाए जिससे कि वो फिक्स रहे। क्या रहे, फिक्स। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एम्प्लॉय के बार बार जॉब पोजीशन को चेंज करने को रोकने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएं जिससे कि वो बार बार अपनी वर्किंग पोजीशन को या जॉब पोजीशन को चेंज ना कर से फिक्स रहे। द जॉब ऑफ एम्प्लॉय, तो पहली बात तो वो खुद के हिसाब से चेंज ना करे, पहली चीज़ तो ये।
तो उसको फिक्स करना, ये भी क्या स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर के अंदर। दूसरी बात, जो सुपीरियर है, सुपीरियर, जो भी सुपीरियर है वो किसी सब ऑर्डिनेट का बार बार वर्किंग प्लेस जो है चेंज ना करे, उसका बार बार कहीं ट्रांसफ़र ना हो। उससे भी क्या होता है, बार बार ट्रांसफ़र होने की वजह से भी जो उसकी परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, एक तो खुद जो है एम्प्लॉय खुद चेंज ना करे, जॉब पोजीशन को बार बार में चेंज ना करे, जिसकी वजह से कुछ जो है परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो इसके लिए भी क्या रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जिससे कि उसकी जॉब पोजीशन क्या रहे, फिक्स रहे। दूसरी चीज़, सुपीरियर के द्वारा किसी सबऑर्डिनेट का बार बार ट्रांसफ़र ना करो, बार बार उसका वर्किंग प्लेस चेंज ना किया जाए। तो इस चीज़ को भी क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर के अंदर जो बार बार वर्किंग प्लेस चेंज करने को रोकने वाली चीज़ें या स्टेबल करने वाली जो नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, सॉरी, रेगुलेशन होते हैं, वो आते हैं इसके अंदर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर के अंदर। अब बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो इसके अंदर। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मैं लिख देता हूँ इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें। इसके अंदर देखो आप लोग लिख सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर टू फिक्स एम्प्लॉई job position some rule and regulation formed by organization. This fixed position of employee is stability, उसको बोलते हैं stability, and it increase performance of employee. To improve stability, employee cannot transfer frequently, नहीं किया जाना चाहिए। एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफ़र फ्रिक्वेंटली। तो ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। उसके बाद आपके पास में एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी लास्ट जो आपके पास में है, लास्ट प्रिंसिपल, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति। कहने का मतलब है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सब यूनाइट होके काम करें, यूनाइट होके। ऐसा नहीं है कि ये आपके पास में टॉप लेवल पे ये आपका सुपीरियर है या सुपरवाइज़र है, वो तो बिल्कुल भी काम ना करे, पूरा काम जो है एम्प्लॉय को दे दे। तो इसमें भी ये भी क्या कहलाएगा, एक बैड मैनेजमेंट कहलाएगा। एक बेटर मैनेजमेंट वही होता है जिसके अंदर सारे एम्प्लॉय यूनाइट होके काम करें, और जब यूनाइट होके काम करेंगे तो जो गोल अचीव करने की जो सक्सेस है वो बढ़ जाएगी। द मीन्स सेंस ऑफ बिलोंगिंग, टीम स्पिरिट। ये जो स्पिरिट जो कॉर्पस है किस में विश्वास करता है, बिलोंगिंग, बिलोंगिंग विश्वास करता है टीम स्पिरिट में, कि जो भी कार्य हो एक टीम के अकॉर्डिंग हो, एक टीम वर्क हो, जो भी एम्प्लॉय हैं वो यूनाइट होके काम करें। और यूनाइट होके काम कर रहे हैं, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे एम्प्लॉय यूनाइट होके काम कर रहे हैं तो इट इज़ द इफेक्ट ऑफ बेटर मैनेजमेंट। ये किसका इफेक्ट है, बेटर मैनेजमेंट का। तो स्पिरिट डी कॉर्पस भी क्या आता है कि बेटर मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है। तो ये 14 के 14 प्रिंसिपल ऐसे प्रिंसिपल हैं जिसके द्वारा हम लोग एक बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर इन
14 में से अगर कोई भी प्रिंसिपल हटता है तो वो एक बेटर मैनेजमेंट नहीं रहता है। तो आप लोगों ने देखा, देखो कि आपके पास में सबसे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर आपको पता है, ये आप लोगों ने सीखा। और एक बार मैं शुरू से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो आप लोगों ने देखो ये देखा, मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप लोगों ने ये देखी कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग या गोल डन थ्रू एंड विद पीपुल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक कला है मैनेजमेंट, जिसमें लोगों के साथ और लोगों के द्वारा कार्य कराया जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर भी वही सेम चीज़ है। ये मैंने एग्जांपल दिया था आपको एक। और इसके बाद हम लोग ने फंक्शन की बात करी। फंक्शन दो क्या, दो अकॉर्डिंग दिए गए, हेनरी फायल और लूथर गुलिक, जिसमें पोस्ट एक कोर आता है लूथर गुलिक वाले में, जिसको हम लोगों ने डीपली पढ़ा। प्लानिंग के बारे में पढ़ा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, स्टाफिंग के बारे में पढ़ा, डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ा, कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ा, कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा, बजटिंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल किसके द्वारा दिए गए, हेनरी फाइल के द्वारा। 14 के 14 हम लोगों ने पढ़ा। डिवीजन ऑफ वर्क हम लोगों ने पढ़ा, ऑथोरिटी हम लोगों ने पढ़ा, डिसिप्लिन हम लोगों ने पढ़ा, यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पढ़ा, इंटरेस्ट पढ़ा, रिम्यूनरेशन पढ़ा, सेंट्रलाइजेशन पढ़ा, स्कलर चेन पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद हम इक्विटी पढ़ी, स्टेबिलिटी पढ़ी, इनिशिएटिव पढ़ा और स्प्लिट द कॉर्पस पढ़ा। तो ये आपके पास में पूरे के पूरे प्रिंसिपल हैं। और ये फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग इसको।